वेलकम टू क्लियर सिलेक्शन। क्लियर सिलेक्शन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आरपीएफ आरपीएसएफ सब इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को हम लोग देख रहे हैं। आज हम लोग 24/12/2018 को पूछे गए भारतीय संविधान के सवालों को देखेंगे। आशा करते हैं कि आपके लिए यह सीरीज लाभदायक सिद्ध हो रहा होगा और आपकी तैयारी को कहीं ना कहीं एक सही दिशा दे रहा होगा, जिससे कि आप सिलेक्शन के लिए तैयार हो गए होंगे। साथ ही साथ नोटिफिकेशन आ चुका है सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का। फटाफट आप बिना लेट किए फॉर्म को भर दीजिए ताकि कोई टेक्निकल ग्लिचेज ना आ जाए, किसी प्रकार का इशू ना हो जाए। इसलिए फर्स्ट जल्दी से आप फॉर्म भर दीजिए ताकि पहला हर्डल आप पार कर पाए इस सिलेक्शन के लिए कि आपने एग्जाम के लिए अप्लाई कर दिया है। भारतीय संविधान के सवालों को देखेंगे। घूम फिर करके सारे सवाल वही आ रहे हैं, तो आशा करते हैं कि जो पहले से वीडियोज हमने दे रखे हैं आपको पॉलिटी के, और आगे भी आपकी तैयारी के साथ हम जुड़े रहेंगे, आपको एक मास्टर टाइप से, मतलब कि मास्टर वीडियोज मिलेगा। ऐसा नहीं कि सभी टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन मेरा प्रयास ये रहेगा कि जो भी टॉपिक मैं आपके लिए कवर करूं उस टॉपिक से आपके एग्जाम में सवाल आए, और एग्जाम देने के बाद आप जरूर हमारे वीडियोज पे कमेंट करके कहें कि हाँ सर, आपका तरीका सही था और आपने हमें सही तरीके से गाइड किया। तो स्पेशली हम अभी इसी को लेकर के चल रहे हैं और 90 दिन तक आपके साथ रहेंगे। 90 दिनों में हम पूरी तैयारी सारा जो है जीके जीएस का कर लेंगे और आसानी से जो है इस एग्जाम में जो 50 मार्क का है उसमें से 50 में से 49 लाने का प्रयास करेंगे। चलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सीरीज को देखते हैं। पहला सवाल पूछा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या वर्णित है? तो क्या क्या चीजें वर्णित है? भारत एक संघीय गणराज्य होगा। इंडिया अर्थात भारत का एक एकल राज्य होगा। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ फेडरेशन होगा। यूनियन एंड फेडरेशन में शब्द में अंतर होता है। तो अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा। थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) में कहा गया इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने इस संकल्प के माध्यम से संविधान सभा के लक्ष्यों और उद्देश्यों को पेश किया था और भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य में शामिल होने के इच्छुक क्षेत्रों का एक संघ होगा, ये कहा गया था। तो आंसर हो गया इसका सी। अगला सवाल पूछा, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो टेक्निकली आसानी से आप इसको कर सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय जो इलाहाबाद में स्थित है, लेकिन इसका एक खंडपीठ लखनऊ में भी है। तो व्याख्या में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है, लेकिन इसका एक खंडपीठ लखनऊ में स्थित है। 1920 में जो है प्रदेश की राजधानी को इलाहाबाद से बदलकर लखनऊ कर दिया गया था और प्रदेश का न्यायालय वहीं रहा इलाहाबाद, लेकिन लखनऊ में एक खंडपीठ स्थापित कर दिया गया। अगला सवाल पूछा, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निम्न में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? ये रिपीटेड सवाल है, पीछे भी हमने इसको कर रखा है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है लगातार 2 टेन्योर के लिए सबसे लंबे राष्ट्रपति का कार्यकाल उनका रहा है। अगला सवाल पूछा 11वें वित्त आयोग का। तो हर शिफ्ट में आपको वित्त आयोग से संबंधित सवाल पूछे गए हैं। पीछे के वीडियोज में हमने डिटेल आपको बताया है और आगे का भी 16वें वित्त आयोग के कौन अध्यक्ष है उसको याद करके जाइएगा। मे बी 99% आपको ये सवाल लड़ जाए। तो 11वें वित्त आयोग जो है एम खुसरो जो है वो 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? क्या ये कुलीन तंत्र है, अध्यक्षीय है, संसदीय है या अभिजात तंत्र है? तो भारत जो है ब्रिटिश शासन के तहत, हम लोग कॉलोनियल थे और ब्रिटिश जो है संसदीय व्यवस्था में रुचि रखते थे, तो हमारा भी जो है संसदीय शासन व्यवस्था है। थोड़ा व्याख्या देख ले तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र के लिए संसदीय प्रणाली को प्रदान करता है, मतलब जो संसदीय प्रणाली जो है उसके बारे में बताता है। साथ ही साथ राज्य के लिए जो है 163 और 64 अनुच्छेद जो है वो संसदीय प्रणाली की व्याख्या करता है। राष्ट्रपति प्रणाली के विपरीत इस प्रणाली में कार्यकारी विधायिका में बैठते हैं क्योंकि वे विधायिका का हिस्सा होते हैं। जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है अमेरिका में और भारत में संसदीय प्रणाली है, तो इस कारण से हम संसदीय प्रणाली के तहत काम करते हैं। अगला सवाल पूछा, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो पीछे भी हमने इसका चर्चा कर रखा है। तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और किस किस तरीके से करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा में जुड़े अर्थात जानकार व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकती है। जैसे मान लीजिए कि अभी मैं आपको यहाँ यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे हम इन चीजों को जो जो मेरा सोशल वेलफेयर का नेचर है उस वेलफेयर को मैंने आगे काम किया और थोड़ा सा जो है
देश राष्ट्रीय स्तर पर जो है हम अपने कामों को लेकर के चले गए और हमारा ये काम राष्ट्रपति के नजर में चला गया, तो राष्ट्रपति हमें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत कर सकती है। तो भविष्य में ये चीजें भी आपको देखने को मिल सकती है। यह राष्ट्रपति का विधायी शक्ति का हिस्सा है जो उसे संविधान द्वारा दी गई है, क्योंकि राष्ट्रपति भारतीय संसद का एक अभिन्न है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संसद जो है कैसे बनता है, तो भारतीय संसद 3 चीजों से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तो इसीलिए ये कहा गया कि भारत के जो राष्ट्रपति है वो भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग भी है। अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रपति बनने का अधिकतम आयु सीमा कितनी है? तो राष्ट्रपति से संबंधित एक वीडियो हमने डाल रखा है इस चैनल पे। अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आए हैं तो जाकर के चैनल के वीडियोज लिस्ट में उसको जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही कम समय में इफेक्टिवली सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को वहां पे हमने रखा है ताकि आपके एग्जाम को क्लियर कर पाए। मैं यहाँ आपको किसी प्रकार से पारंगत नहीं बनाने आया हूँ, ना ही मैं पारंगत हूँ। हम दोनों का एक ही मकसद है कि हम जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसको हम आपको उस प्रकार से गाइड कर पाए कि आप उस एग्जाम को क्रैक कर पाए। तो राष्ट्रपति से संबंधित वो फैक्ट एंड फिगर्स है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया 62, 65, कोई आयु सीमा नहीं, और 58। तो अधिकतम आयु का कोई निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन न्यूनतम आयु निर्धारित किया गया है। तो ये भी सवाल बन जाता है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन होने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 35 ईयर। तो जैसे कि अभी से लेकर के आगे तक मैं राष्ट्रपति बनने की उम्र में आ चुका हूँ कि मैं जो है राष्ट्रपति के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैं एज फुलफिल करता हूँ। आगे देख सकते हैं, लोकसभा के अस्थायी स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो अस्थायी स्पीकर अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है की जाती है। राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य की राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य की अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति कर सकता है। और भारतीय संसद का निचला सदन लोकसभा है। दोनों पीठासीन अधिकारियों, अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष, का निर्वाचन क्या होता है? वहां जो सदस्य हैं उस सभा में उपस्थित हैं वो मतदान करेंगे और साधारण बहुमत के द्वारा उनको चुना जाता है। जैसे मान लीजिए कि 100 व्यक्ति जो है उपस्थित है और अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, तो 51 लोग जिधर वोट दे देंगे वो जो है अध्यक्ष बन जाएगा। साधारण बहुमत का मतलब है 50+1, मतलब 50% + 1। अगला आते हैं, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अनुसूचियों से संबंधित वीडियो भी हमने सारा दे रखा है। तो अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। कौन कौन से हैं उसका डिटेल वीडियो आप चैनल के वीडियोज में जाकर के देख लीजिएगा। यहाँ पर हम उसको डिस्कस करके आपका समय खराब नहीं करेंगे। अगला है, भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के नेता कौन थे? तो ये बहुत बार सवाल पूछा गया। मोरारजी देसाई जो है वो पहले गैर कांग्रेसी सरकार के नेता थे। तो ये कुछ सवाल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पूछे गए 24/12/2018 को, और आशा करते हैं कि आपके लिए यह सीरीज लाभदायक सिद्ध हो रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके सिलेक्शन में मेरा थोड़ा बहुत योगदान रहे। चैनल के मोटो के साथ समाप्त करते हैं इस वीडियो को। पढ़े ऐसे, सिलेक्शन हो जैसे। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।